हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन की थी और आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। ठीक है, तो इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेस पे बनते हैं। तो आपके पास सिंपल नेट में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि किस रिवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स जरूरी है इन अकाउंटिंग पीरियड जो कि कमेंस हो रहे हैं ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 फॉर सर्टेन बिजनेस। मीन्स ये जो 2 टाइप के बिजनेस है ना, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। अदरवाइज और जो इनके अलावा जो बिजनेस है वो अगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहें तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। वो बिजनेस किस टाइप के हैं? जो बिजनेस जिनकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अगर इनके अंदर आपके इक्विटी और डेट जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड हैं, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। आगे बात समझ। नेक्स्ट वन, कोई और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिनकी 1 साल की टर्नओवर अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जो 1 ईयर होता है, चाहे वो आपका जनवरी से दिसंबर है या आपका अप्रैल से मार्च है, वो आपके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड है, और उसकी टर्नओवर एक्सीड ₹50 करोड़, अगर 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो यस, आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मस्ट है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गए होंगे आपको। अब थर्ड पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो समराइज करता है, बताता है कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो और नेट चेंजेस जो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। ये क्या है नेट चेंजेस? ये मैं आपको बताती हूँ कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके बारे में समराइज करेगा। और इसके अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के ही रिजल्ट्स को शो किया जाता है, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर 3 एक्टिविटीज भी लेके चलेंगे: ऑपरेटिंग इन एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कौन सी एक्टिविटी में कौन सी अमाउंट डालनी है, क्या डालना है, वो अभी हमने स्टडी करना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब कैश की बात आ जाए तो कैश के अंदर क्या होगा? जो आपका कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है उसको हम कैश के अंदर ले लेंगे, बट कैश इक्विवेलेंट के अंदर वो शॉर्ट टर्म या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड मींस जिसको बहुत जल्दी हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो कि रेडी है, कन्वर्टेबल है इनटू कैश, उसको हम बोल देते हैं कैश इक्विवेलेंट। और बच्चे जिसका कोई भी और उनको कन्वर्ट करने में कोई भी रिस्क नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स है, अगर गवर्नमेंट ने इशू किए हैं 3 मंथ्स के लिए इशू किए हैं, तो आप 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो रिस्की नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो आपको 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट कर देती है। तो या ट्रेजरी बिल्स लेके चलो या कमर्शियल पेपर्स लेके चलो जिनको कैश के अंदर कन्वर्ट करने में रिस्क नहीं है, ठीक है, उसको हम कैश इक्विवेलेंट के अमाउंट्स ले लेते हैं। आगे बात समझ। अब मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3 टाइप की एक्टिविटीज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आपको पूरे का पूरा एक फॉर्मेट मिलेगा कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, इसके बारे में अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप इस स्क्रीन पे जो आपका फॉर्मेट दिखाया हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 to 4 टाइम्स आप उसको रिवाइज कीजिए, तो आपको ये एक तरह से लर्न हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, अब इसके अंदर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो वाली एक्टिविटीज मेन लिखोगे जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, मींस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जनरेट होता है। दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंटर्ड इनटू अ सेटलमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज।
ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज में नेट प्रॉफिट और लॉस को कैसे जनरेट कर रहे हो, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। एक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आप कैश रिसीट करो फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज दे रहे हो तो किस बेस पे दे रहे हो, प्रॉफिट्स लेने के लिए ही दे रहे हो ना, या कोई रॉयल्टी है, रॉयल्टी से आपको रिसीट रिसीव हो रही है, तो रॉयल्टी भी आपका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कोई फीस कमीशन या कोई अदर रेवेन्यू की आपको कैश रिसीट्स हो रही हैं, तो वो सारी की सारी ऑपरेटिंग में आएगी। अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे अगर सेल की है, फायदा हुआ है, वो भी आ गया, और अगर सप्लायर को गुड्स के लिए या कोई सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो भी ऑपरेट मीन्स बिजनेस की जो ऑपरेशंस है, रेगुलर ऑपरेशंस के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग में आ जाएगी। कोई कैश पेमेंट एम्प्लॉय को किया या एम्प्लॉय के बिहाफ पे किसी को किया है तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग में। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, कि आपको इसके अंदर कोई प्रीमियम आप दे भी सकते हो या ले भी सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का, तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कोई इंश्योरेंस लिया था अपनी गाड़ी का, उसका लिए आपने उससे क्लेम लिया है, तो आपको वो क्या हो जाएगा, रिसीट्स हो जाएगा। तो आपका प्रीमियम है या क्लेम है या कोई एन्युटी या अदर कोई पॉलिसी बेनिफिट्स हैं, तो वो रिसीट्स में भी है, पेमेंट्स में भी हैं, तो वो भी ऑपरेटिंग में आएंगे। या कोई भी कैश पेमेंट या रिफंड्स कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो या आपको रिफंड हो गया, कई बार हम एक्सेस में टैक्स पे कर देते हैं तो हमें उसका रिफंड हो जाता है, ठीक है, या हमें कोई सब्सिडी मिल जाती है तो उस पर इनकम टैक्स से रिफंड हो जाएगा, तो वो भी स्पेसिफिकली अगर वो लिखा हुआ है कि मेन की फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में डालना तो ही डालेंगे, अदरवाइज हम उसको ऑपरेटिंग में पुट करेंगे। नेक्स्ट वन है कोई भी कैश रिसीट्स या पेमेंट जो कि रिलेटेड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड, स्वैप या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डाल देंगे। आई होप ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगी। जैसे परचेज या सेल कर रहे हैं कोई भी फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो उसको हम इन्वेस्टिंग के अंदर डालेंगे। जैसे कैश पेमेंट किया, अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया तो वो फाइनेंस इन्वेस्टिंग में। अगर फिक्स एसेट्स को सेल किया तो आपको क्या होगा, रिसीट्स आएंगे, तो वो भी इन्वेस्टिंग में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि रिसीट्स या पेमेंट्स प्लस करना है माइनस करना है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। वैसे सीधी सी बात है, रिसीट्स करे तो प्लस होगा और पेमेंट्स करे तो कैश कम होगा, तो ऑब्वियसली उसको माइनस कर देंगे। या कैश पेमेंट किया कोई शेयर्स को, वारंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट किसी अदर एंटरप्राइजेस का एक्वायर करने पे। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो या शेयर्स की पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो, तो वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन आपने किसी अदर एंटरप्राइजेस के शेयर्स, डिबेंचर्स को एक्वायर किया था और उनको आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो आएगी आपकी इन्वेस्टिंग में। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम इशू कर रहे हैं शेयर्स या हम अपने शेयर्स की पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो आएंगे फाइनेंसिंग में, लेकिन हमने किसी दूसरी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक्टिविटी की है शेयर्स, वारंट्स में, तो फिर आएगी इन्वेस्टिंग में। कैश रिसीट्स फॉर सेल, ठीक है, अगर आपने सेल कर दिया किसी दूसरे एंटरप्राइजेस के शेयर्स, वारंट्स, तो वो भी इन्वेस्टिंग में आएंगे। अगर कैश एडवांस या लोन जो कि थर्ड पार्टी को दिया है वो भी आपका इन्वेस्टिंग में आएगा। बट अगर ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, कैश, लोन या एडवांसेस का, तो उसको फिर हम डालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। उसी तरह से अगर कैश रिसीट्स या रीपेमेंट हुई है एडवांस लोन की, यहाँ पे तो आपने कैश में पेमेंट की थी एडवांस या लोन की थर्ड पार्टी में, यहाँ पे आपको रिसीट हो रहा है, ठीक है, तो रिसीट हो रहा है तो भी आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। या कैश रिसीट्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव हो रहा है तो भी आप उसको इन्वेस्टिंग में डालोगे। और अगर कैश रिसीट हो रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आप इन्वेस्टिंग में डालते हो, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट और डिविडेंड की तो वो फिर आप नीचे डालोगे इधर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो एक्टिविटीज करनी है जिससे आपकी कैपिटल में या बोरोइंग में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो,
डिबेंचर्स इशू कर रहे हो या शेयर्स डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आप शेयर्स का बाय बैक कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो या शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, बॉन्ड्स इशू कर रहे हो या उनको पेमेंट कर रहे हो, मीन्स तो वो सारे के सारा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी समझ आ गया होगा। आपको जो स्क्रीनशॉट दिया था वो फॉर्मेट को प्लीज बार बार रिवाइज कीजिएगा, इससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के समझ आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगी। 1 से 2 एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।